subscribe my channel. Study Law with Arslan. Press bell icon. हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 22 तक। सेक्शन नंबर 17, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। जब फर्म में कोई तब्दीली आती है उसके बाद के हकूक और फ़राइज़ शराकतदारों के। तो ये सेक्शन हमें बता रहा है कि जब भी एक फर्म है वो अपना काम कर रही है, अगर उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग आ जाती है तो क्या उनके राइट्स और ड्यूटीज़ में भी चेंजिंग आएगी या वही सेम ही रहेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स के मुआहदे के मुताबिक। सब क्लास ए, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be। जब फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली होती है तो पार्टनर्स के जो बाहमी हकूक और फ़राइज़ हैं वैसे ही रहते हैं जैसे वो पहले थे। यानी कि अगर फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म की चेंजिंग हो जाती है तो उनके राइट्स और ड्यूटीज़ में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएंगी, वो सेम ही रहेंगी। चेंजिंग से पहले वाले और चेंजिंग के बाद वाले। सब क्लास बी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incident of partnership at will। इसमें हमें बता रहा है कि जब फर्म बनाई गई है मुकर्ररा वक्त के लिए और उसका वो जो टर्म है जो उसकी मुद्दत है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी फर्म अपने बिजनेस कारोबार को जारी रखती है, तो हकूक और फ़राइज़ जो होंगे पार्टनर्स के वो सेम ही रहेंगे मुद्दत ख़त्म होने के बाद के। पहले तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, उसका जो टर्म था वो पूरा हो गया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है पार्टनरशिप एट विल में। तो पार्टनरशिप एट विल में जब पार्टनरशिप कन्वर्ट होगी तो उनके जो ड्यूटीज़ और राइट्स थे पार्टनर्स के वो सेम ही होंगे जो पहले वाली पार्टनरशिप में थे। यानी कि अगर टर्म पूरा हो जाता है पार्टनरशिप का और फिर भी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है तो उनके राइट्स और ड्यूटीज़ में किसी किस्म की भी चेंजिंग नहीं आएगी। ये हमें क्लास बी बता रहा है सेक्शन नंबर 17 का। और क्लास सी है सेक्शन नंबर 17 का, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरीड आउट, वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स कैरीज आउट अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स are the same as those in respect of original adventures or undertakings। जब कोई फर्म बनाई जाती है किसी एक या ज़्यादा कामों के लिए, इट मीन्स कि जब फर्म बनाई जा रही है, एग्रीमेंट लिखा जा रहा है तो उसमें बता देते हैं कि हम इस काम के लिए या इस कारोबार एक होता है या ज़्यादा होते हैं, जितने भी होते हैं, यानी वो क्लियर कर देते हैं कि हम इतने कामों के लिए फ़र्म को बना रहे हैं। वही बात कर रहा है जब फर्म किसी एक या ज़्यादा कामों के लिए बनाई जाती है और उसके बाद इस फर्म में और कामों को ऐड कर लिया जाता है, यानी पहले 2 कामों के लिए बनाई गई थी, फिर 2 काम और ऐड कर लिए, अब फर्म के हो गए 4 काम। तो इन चारों में ये भी चेंजिंग हुई है ना, फर्म के अंदर पहले 2 काम थे, बाद में 2 और ऐड कर लिए। तो जो चेंजिंग हुई है इससे पहले वाले राइट्स और चेंजिंग होने के बाद वाले राइट्स जो होंगे पार्टनर्स के वो सेम ही होंगे। तो सेक्शन 17 हमें यह बताता है कि पार्टनर्स के राइट और ड्यूटी सेम ही रहेंगी, फर्म में जो भी चेंजिंग होती है उसके बाद भी इनके राइट्स और ड्यूटी सेम ही रहेंगे। सेक्शन नंबर 18, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। जो पार्टनर है वो एजेंट होता है, नुमाइंदा होता है फर्म का। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस कानून के सेक्शंस के मुताबिक a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm।
पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट है, नुमाइंदा समझा जाएगा फर्म के कारोबार के मामले में। यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं, शराकतदार होते हैं फर्म में, उनको एज अ एजेंट ही समझा जाएगा फर्म के कारोबार के मामले में। सेक्शन नंबर 19, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है फर्म में। क्लास 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, इस एक्ट के सेक्शन नंबर 22 के मुताबिक द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ काइंड कैरी ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म। पार्टनर फर्म के कारोबार के लिए आमतौर पे कोई अमल करता है तो फर्म इस पार्टनर के अमल की पाबंद होगी। इट मीन्स के जो दूसरे पार्टनर्स होंगे वो इस अमल के पाबंद होंगे। The authority of a partner to bind the firm conferred by this section is called his implied authority। जो अथॉरिटी पार्टनर्स को दी गई है इस सेक्शन में उसे implied authority कहते हैं। क्लास 2, in the absence of any usage or custom of trade the contrary the implied authority of a partner does not empower to him। अगर तो उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई यूजेज ऐसा है वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके अलावा जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी है वो पार्टनर को इन चीज़ों के लिए एम्पावर नहीं करती, यानी कि इजाज़त नहीं देती। जैसा कि क्लास ए, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन। कारोबार के मुतालिक कोई झगड़ा है तो उसको वो आर्बिट्रेशन के लिए नहीं सबमिट कराएगा। कोई मसला हो जाता है, कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, कोई एक पार्टनर जाके उसे आर्बिट्रेशन के लिए जमा नहीं करवाएगा, यानी कि उसने दूसरे पार्टनर्स की भी कंसेंट लाजमी लेनी है। ये किसी एक पार्टनर को इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं दी गई। सब क्लास बी, ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। कोई भी फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम पे नहीं खुलवा सकता। यानी कि कोई पार्टनर, अगर फर्म में 4 पार्टनर्स हैं तो उनमें कोई भी जाके अपने नाम पे बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकता फर्म का। अगर उन्होंने फर्म का अकाउंट खुलवाना है तो कलेक्टिवली वो जाएंगे या कलेक्टिवली पहले जो भी बात करके फिर एक को एम्पावर करेंगे। वैसे वो खुद मुख्तियार नहीं है, इसमें वो खुद फैसला नहीं ले सकता। सब क्लास सी, कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। कंप्रोमाइज का मतलब होता है समझौता करना और रिलिंक्विश का मतलब है माफ कर देना। तो ये सब क्लास सी हमें बता रहा है कि फर्म के किसी दावे पे वो समझौता नहीं कर सकता या इसे छोड़ नहीं सकता। अगर फर्म का कोई दावा है, फर्म ने किसी से पैसे लेने हैं तो कोई पार्टनर उसे पर्सनली माफ नहीं कर सकता या समझौता नहीं कर सकता। सब क्लास डी, विथड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग फेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म की जानिब से कोई मुकदमा या कार्रवाई वापस नहीं ले सकता। सब क्लास ई, एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। फर्म के खिलाफ मुकदमा या कार्रवाई कोई या किसी किस्म की वो कबूल नहीं कर सकता। कोई एक पार्टनर है, वो अकेला इंडिविजुअली किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग है फर्म के अगेंस्ट या कोई मुकदमा या केस वगैरह, तो वो अकेला उसको कबूल नहीं कर सकता कि हाँ वाकई में ये है। सब क्लास एफ, अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। गैर मनकूला, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को उर्दू में कहते हैं गैर मनकूला, और इसके मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो ज़मीन के साथ अटैच हो, जो हिल ना सके, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। इनमें डिफरेंस ये है। तो ये सब क्लास एफ में बता रहा है कि गैर मनकूला मिल्कियत फर्म की जानिब से हासिल नहीं कर सकता। अगर कोई पार्टनर है वो फर्म के नाम पे किसी भी किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ले सकता अपने बेनिफिट के लिए। सब क्लास जी, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। फर्म से वाबस्ता गैर मनकूला की मुंतकिली नहीं कर सकता। सब क्लास एच, इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म।
फर्म की तरफ से किसी दूसरी शराकतदारी में फर्म को शामिल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल 3-4 फर्म्स हैं तो अपनी फर्म को किसी दूसरी फर्म के साथ वो अकेला कंबाइन नहीं कर सकता। तो हमारा सेक्शन नंबर जो 19 है वो बता रहा है कि एक तो इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑटोमेटिकली पार्टनर्स को दी जाती है कि वो अपने जो उन्हें काम दिए गए हैं बिजनेस के हवाले से उन्हें फुलफिल करें, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। लेकिन कुछ ऐसी पावर्स हैं जो उन्हें खुद मुख्तियार नहीं करती कि वो अकेले आप कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते जो बताए गए हैं ए से लेकर एच तक, कि वो खुद जाके किसी भी किस्म का मसला आर्बिट्रेशन के लिए नहीं ले जा सकता। अगर किस ऐसा कोई भी इन्होंने काम करना है तो पहले ये आपस में मशवरा करेंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे फर्म में, बाय कंसेंट बाद में ये कोई भी अमल करेंगे, कोई भी ऐसा एक्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 20 एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लॉयड अथॉरिटी, बढ़ाना या रोकथाम करना शराकतदारों को इम्प्लॉयड अथॉरिटी में। इनकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। द पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर। जो पार्टनर्स हैं फर्म के मुआहदे के मुताबिक कर सकते हैं या तो वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं किसी भी पार्टनर्स की इम्प्लॉयड अथॉरिटी को। यानी कि एक पार्टनर है, सब ने मिलकर उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ा दिया कि ये अकेला जाएगा, अकेला ये वाला जो पार्टनर है ये अकेला फर्म की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, ये फर्म को किसी दूसरे के फर्म के साथ मिला भी सकता है, ये किसी भी किस्म का जो सूट है फर्म का उसे एडमिट भी कर सकता है और विथड्रॉ भी कर सकता है। यानी कि एक पार्टनर की सब ने मिलकर ये बाय कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ा दिया, या कोई ऐसा पार्टनर है उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी को कम कर दिया कि ये जो पार्टनर है ये सिर्फ नोटिस इशू करेगा और कोई भी काम नहीं करेगा। तो नोटिस भी वो वाला इशू कर सकता है कि उससे पहले इसने सब पार्टनर्स से उसकी इजाज़त लेनी है, इस तरह से कि किसी को अथॉरिटी को बढ़ा दिया, किसी को कम कर दिया। नॉट विथस्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म व्हिच फॉल्स विथिन हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म। कोई भी रोकथाम है इसके बावजूद पार्टनर कोई अमल करता है फर्म के नाम पे अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी के दायरे में, तो वो अमल फर्म पे पाबंद होगा, फर्म उसकी पाबंद होगी और वो बाइंड होगा फर्म पे। आगे लिखा हुआ है अनलेस द पर्सन विथ होम ही इज डीलिंग, जब तक जिस शख्स के साथ उस पार्टनर ने डीलिंग की है जिसके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन है, अगर तो उस थर्ड पार्टी को पता नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, फिर तो वो फर्म के ऊपर बाइंडेबल होगा कि हाँ इस पार्टी को हमने नोटिस नहीं दिया था या इसे किसी किस्म की नॉलेज नहीं है इसकी रिस्ट्रिक्शन के बारे में। अगर थर्ड पार्टी को इसके बारे में इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में नॉलेज होगी फिर वो फर्म के ऊपर बाइंडेबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 21 पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, शराकतदारों के पास अख्तियारात एमरजेंसी में। A partner has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case, acting under similar circumstances, and such acts bind the firm. एक पार्टनर्स के पास इख्तियारात हैं कि वो एमरजेंसी में सब काम कर सकता है फर्म की हिफाजत के लिए और फर्म को नुकसान से बचाने के लिए, और वो जो काम करेगा वो अक्लमंदी से करेगा। यानी अगर उसने इमरजेंसी में कोई काम करना है तो वो अक्लमंदी के साथ करना होगा। यूजुअली तौर पे या ऑर्डिनरी तौर पे पता चले कि हाँ वाकई इस बंदे ने ये जो काम किया है ये फर्म की भलाई के लिए किया है, और फिर जो भी उसका अमल होगा वो फर्म के ऊपर बाइंडेबल होगा, फर्म उसकी पाबंद होगी। सेक्शन नंबर 22 मूड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, काम करने के तरीके फर्म को पाबंद करने के लिए। इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम और in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। फर्म को पाबंद करने के लिए कोई अमल
किया हो या कोई डॉक्यूमेंट बना हो या पार्टनर की तरफ से इसे अमल दरामद किया हो या कोई दूसरा शख्स फर्म के नाम पे करता हो, उसके लिए लाजमी है कि जो भी पार्टनर्स ने काम करना है या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है वो फर्म के नाम से हो। यानी अगर इन्होंने कोई भी नोटिस इशू करना है या कोई डॉक्यूमेंट फर्म के लिए बनाना है तो ऊपर वो फर्म के नाम से इशू होना चाहिए। अगर कोई काम करना है तो फर्म के नाम पे ही वो काम किया जाए ताकि फर्म उसकी पाबंद रहे, या दूसरे किसी भी तरीके से फर्म का पाबंद करने का इरादा जाहिर करना या इस पर अमल करना। अगर तो वो फर्म के नाम पे कोई काम नहीं करते तो फिर कोई और तरीका हो जिससे उनकी ये नीयत जाहिर हो कि इन्होंने फर्म को पाबंद किया है इस काम में, ये काम फर्म के नाम से ही इशू हुआ।